जिस तरह आज मार्केट में बिस्लेरी नाम को कॉपी करके मार्केट में सेल किया जा रहा है, उससे ये पता चलता है कि बोतल कैटेगरी में बिस्लेरी का नाम सबसे पहले आता है। पानी का ये बोतल आज इतना ज्यादा फेमस हो चुका है, आज लोग इसे सबसे सेफ मिनरल वाटर मानते हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सफलता की बुलंदियों पर नजर आने वाली बिस्लेरी आज अपने आप को बेचने के लिए तैयार खड़ा है। और हैरानी की बात तो ये है, बिस्लेरी के चेयरमैन रमेश चौहान अपनी इस बिस्लेरी कंपनी को सिर्फ एक इंसान को ही बेचना चाहते हैं, वो है रतन टाटा सर। लेकिन ऐसा क्यों, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, बने रहिए वीडियो के एंड तक। लेकिन बिस्लेरी क्यों बिक रहा है, ये जानने से पहले हम बिस्लेरी की वैल्यू और हिस्ट्री को भी जान लेते हैं। आखिर ये कंपनी भारत आई कैसे और किस तरह विदेशी कंपनी ने भारत के लोगों को पानी खरीद कर पीना सिखाया। बिस्लेरी एक इटालियन कंपनी है। इसे 1965 में फेलिस बिस्लेरी ने स्टेब्लिश किया था और ये कंपनी 1965 में ही भारत आई, जहाँ इंडियन बिजनेसमैन कोसूर संतोक इटालियन डॉक्टर सेसरी रोसी के साथ मिलकर इंडिया के लोगों को बोतल वाटर से इंट्रोड्यूस कराया। उस समय उनका पहला प्लांट मुंबई के ठाणे में बनाया गया। शुरुआत के उस दौर में बिस्लेरी ने मार्केट के अंदर अपने दो प्रोडक्ट लॉन्च किए, जिसमें पहला था बिस्लेरी सोडा और दूसरा बिस्लेरी वाटर। तब बिस्लेरी के ये दोनों प्रोडक्ट सिर्फ बड़े बड़े होटलों में ही मिलते थे, लेकिन धीरे धीरे नॉर्मल मार्केट में भी उतारा गया। लेकिन आम लोगों को पानी खरीद कर पीना उस टाइम बेफजूल का खर्चा लगता था। ऐसे में बहुत कोशिश करने के बाद भी कंपनी अपने इस प्रोडक्ट को सेल करने में नाकामयाब रही और कुछ ही सालों में कंपनी की हालत इतनी खराब हो गई और नुकसान से बचने के लिए खोसरू संतोख ने कंपनी बेचने का फैसला कर लिया। इस तरह 1969 में पार्ले ग्रुप के चेयरमैन रमेश चौहान ने बिस्लेरी कंपनी को 4 लाख रुपए में खरीद लिया, जो कि उस समय $50,000 के बराबर हुआ करता था। रमेश चौहान को बिस्लेरी को एक सोडा ब्रांड के रूप में डेवलप करना था और इसके लिए उन्होंने इंडिया में 5 स्टोर खोले, जिसमें पहला स्टोर कोलकाता में था और बाकी 4 स्टोर मुंबई में। लेकिन 1977 में जब गवर्नमेंट पॉलिसी की वजह से कोको कोला इंडिया मार्केट में एग्जिट लिया, तो इस मौके का फायदा उठाने के लिए रमेश चौहान भी बिस्लेरी के अंदर ही मिल्का, थम्स अप, गोल्ड स्पोर्ट जैसे सॉफ्ट ड्रिंक इंडिया मार्केट में लॉन्च कर दिया। लेकिन 1991 में इकोनॉमी लाइब्रेशन होने पर कोको कोला इंडिया मार्केट में वापस आ गया और 1993 में उसने बिस्लेरी से सारे सॉफ्ट ड्रिंक 400 करोड़ रुपए में खरीद लिया। और इस डील में एक नॉन कॉम्पेट क्लॉज भी शामिल था, जिसके अकॉर्डिंग बिस्लेरी अगले 15 सालों तक कार्बोनेटिक ड्रिंक्स का बिजनेस नहीं कर सकती। और यही वो समय था जब रमेश चौहान का ध्यान पहली बार बोतल वाटर इंडस्ट्री पर गया और उन्होंने ये ठान लिया अब वो बिस्लेरी को सिर्फ एक बोतल वाटर के ही ब्रांड में आगे बढ़ाएंगे। इसके बाद रमेश चौहान ने बिस्लेरी का प्रमोशन कुछ ऐसा किया कि इसे लोग मार्केट में मिलने वाले सबसे प्योर एंड सेफ पानी के रूप में देखने लगे। हालांकि शुरुआती दौर में उन्हें इस ब्रांड को लोगों तक पहुंचाने में और ट्रांसफर करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। भले ही पानी की कीमत कम थी, लेकिन वजन बहुत ही ज्यादा था, इसीलिए कोई भी ट्रांसपोर्टर कंपनी बिस्लेरी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए आसानी से एग्री नहीं होती थी। लेकिन रमेश चौहान ने हार नहीं मानी और धीरे धीरे ही उन्होंने अपना खुद का ही ट्रांसपोर्टेशन शुरू कर दिया। आपको बता दें, आज पूरे भारत में बिस्लेरी के पास 5000 ट्रक, 3000 डिस्ट्रीब्यूटर और 135 प्लांट मौजूद हैं। वैसे दोस्तों, इंडिया में बोतल वाटर मार्केट की बात करें तो हमारे देश में ये करीब 20,000 करोड़ से भी ज्यादा की मार्केट है और इसमें अकेला बिस्लेरी 60% का हकदार है। लेकिन फिर सवाल ये उठता है, अगर बिस्लेरी इतना सक्सेसफुल कंपनी है तो कंपनी के चेयरमैन रमेश चौहान आखिर इसे बेचना क्यों चाहते हैं। एक रिपोर्ट के माने तो रमेश चौहान अब 82 साल के हो चुके हैं और पिछले कुछ सालों में उनकी हेल्थ भी ज्यादा खास ठीक नहीं रहती, जिसके चलते वो अपने बिजनेस को टाइम नहीं दे पाते। इसके अलावा उनके पास इस कारोबार को आगे चलाने के लिए कोई वारिस भी नहीं है, क्योंकि उनकी एक लौती बेटी जयंती चौहान है और ये अपने पिता के बिजनेस को संभालने के लिए बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रखती। ऐसा नहीं है कि जयंती को बिजनेस की समझ नहीं है। इनफैक्ट अभी कुछ समय पहले ये बिस्लेरी की वाइस चेयरमैन हुआ करती थी और उन्होंने दिल्ली और मुंबई के ऑफिस को संभाल रखा था, लेकिन अब वो इस काम को आगे नहीं करना चाहती। अभी तक जयंती चौहान ने इस बारे में कोई भी खुलासा नहीं किया है, लेकिन हो सकता है कि वो अपना कुछ अलग बिजनेस शुरू करना चाहती हैं। असल में जयंती चौहान ने लंदन से फैशन डिजाइनिंग और फैशन स्टाइलिंग का कोर्स किया है। ऐसे में लोग ये अनुमान लगा रहे हैं शायद आगे जाकर अपने इस फैशन को ही अपना बिजनेस बनाएंगी। ऐसे में उनके फैसले की वजह से हमें उनकी काबिलियत पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। दोस्तों, हमने बिस्लेरी का बिकने का रीजन तो जान लिया, लेकिन सवाल अब ये आता है, रमेश चौहान अपनी इस कंपनी को सिर्फ टाटा को ही बेचना क्यों चाहते हैं। असल में रमेश चौहान ने बिस्लेरी ब्रांड को बहुत ही मेहनत से खड़ा किया है और उनको अपने इस बिजनेस से बहुत लगाव है। ऐसे में वो अपने इस बिजनेस को किसी सेफ हाथों में सौंपना चाहते हैं, जो कि इस ब्रांड को और भी सफलता की ओर ले जा सके, क्योंकि उनका कोई और अपना वारिस नहीं है। इसीलिए उनको टाटा कंपनी के अलावा कोई और नजर नहीं आता। वैसे दोस्तों, आपको बता दूं, टाटा और बिस्लेरी की ये डील 6 से 7,000 करोड़ रुपए के बीच में होने वाली है, जहां टाटा ग्रुप की टाटा कंज्यूमर लिमिटेड बिस्लेरी को खरीदने जा रही है। कुछ सोर्सेज के माने तो रिलायंस रिटेल, नेशनल डिनेन जैसे फेमस कंपनी भी पहले बिस्लेरी को खरीदने का ऑफर दे चुकी है, लेकिन रमेश चौहान ने इन सभी को मना कर दिया और वो सिर्फ टाटा ग्रुप को ही बेचना चाहते हैं। आपको क्या लगता है, टाटा ग्रुप इस बिस्लेरी कंपनी को आगे बढ़ा पाएगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए थैंक्स।